एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ डाउटनेट। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पे आप लोगों को पता है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासेस जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये क्लासेस जो हैं आपको टॉपिक वाइज मिलने वाला है। हर चैप्टर के जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th में, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1, द सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के पर लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, रीज़न क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आता है और आपका ये चैप्टर बहुत ईजी भी होता है। इसमें बस थोड़ी सी आपको चाहिए होती है इमेजिनेशन पावर। अगर आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को, कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ें समझाई जाए, सिखाई जाए और आपकी इमेजिनेशन भी वहाँ से इम्प्रूव हो। बट इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस चैप्टर के अंदर। और चैप्टर बहुत इजी है, इंटरेस्ट बनाने वाला चैप्टर है और पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लीजिए। पार्ट नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पे कर रहे हैं और आज की क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ योर सॉलिड्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सॉलिड स्टेट के अंदर आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएंगे वहाँ पर अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो इनके बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं या फिर इंडिविजुअल आपकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल पूछ लेते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड टू थर्ड ईयर अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको क्रिस्टल लैटिस का दे दूँगी, यूनिट सेल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, पॉइंट लैटिस क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता देंगे और 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 ब्राविस लैटिस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आपके सॉलिड स्टेट की। आपको पता है एक मैटर क्या होता है, मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, राइट। अगर आपने 9th 10th और अभी आप 11th से निकल के आए हो, आपने पढ़ा होगा कि मैटर को वैसे तो 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बट ब्रॉडली इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विच इज़ सॉलिड स्टेट में हो सकता है मैटर, लिक्विड स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में भी होता है, बोस, आइंस्टीन और प्लाज्मा स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। बट जो हमारे सराउंडिंग में है वो चीज़ या तो सॉलिड स्टेट में होगी या फिर लिक्विड स्टेट में होगी या फिर गैसियस स्टेट में होगी। ठीक है, सो जो चीज़ हमें सराउंड कर रही है वो 3 ही स्टेट्स में दिखती है, या तो ये सॉलिड है या फिर पानी की तरह लिक्विड है या फिर एयर की तरह गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, राइट। जो गैसियस स्टेट वाला पोर्शन है आप ऑलरेडी उसे कर चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में क्लास 11th में। सॉलिड स्टेट क्लास 12th में है और सॉल्यूशंस मतलब लिक्विड स्टेट के बारे में हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट विल बी चैप्टर नंबर 2। अब सॉलिड को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं एज अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्लासिफिकेशन है, इसके एक एक टर्म हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट को हम फर्दर कैसे आपकी क्लासीफाई कर सकते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अमॉर्फस में जनरली जो पाउडर लाइक सॉलिड्स भी होते हैं, ठीक है, वो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं और जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स जिनका होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और बेसिक डिफ्रेंसिएशन इनके अंदर होता है जिसे हमें अभी पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। अब ये कैसे डिवाइड करते हैं, तो डिपेंड करता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें किस तरीके की बॉन्डिंग और पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल है तो वो मेटालिक सॉलिड हो जाएगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं तो वो आयनिक सॉलिड हो जाएगा, अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है तो वो कोवलेंट सॉलिड हो जाएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं और आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्लासीफाई हो जाता है। काफ़ी ईजी ये क्लासिफिकेशन है, हमें बस इतना करना है कि सॉलिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन को फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड में। मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अगर इनके मीनिंग पता है तो आप डेफिनेशन ज़रूर लिख के आ सकते हैं। और क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे आते हैं, आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे, कुछ सॉलिड्स दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इनको जिस भी कैटेगरी में ये लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का नाम बता दीजिए। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं।
अब आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में ये बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम पढ़ते हैं क्लास 11, क्लास 9 से ही हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं, सॉलिड क्या क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेस जो भी कंटेनर में डालोगे उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, तो गैस का कोई भी आपका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कैसे बनते हैं, किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट आपके जो एटम्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी और यहाँ पे वो इस तरीके से टाइटली पैक्ड रहते हैं। जो बीच में स्पेसेस है वो बहुत कम होते हैं, तो इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनकी फिक्स शेप होते हैं, वो रिजिड होते हैं। इनकी आपकी शेप जो है इनडेफिनेट होती है, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेते हैं, इसकी भी शेप इनडेफिनेट होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन एवरी पार्टिकल। यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड से कम और गैसेस से ज़्यादा होते हैं। और गैसेस पार्टिकल्स में अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, इसलिए ये किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं और वॉल्यूम्स का इनडेफिनिट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बचपन में पढ़ी हुई है। अभी सॉलिड को फिर हमने सेकेंड कैटेगरी में दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था, एज अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स जो हैं वो इरेगुलर, आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स ज़्यादा इरेगुलरली अरेंज्ड है, या फिर ये बोल सकते हो कि वो रेगुलरली अरेंज्ड है इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, इन अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं तो वो रेगुलर अरेंजमेंट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही होती है। बट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक चलती है। आप यहाँ से समझ सकते हो, दिस इज़ योर अमॉर्फस सॉलिड एंड दिस इज़ योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट वाला पैटर्न है बहुत लंबा जा रहा है, रेगुलर अरेंजमेंट लॉन्ग डिस्टेंस तक है। यहाँ पे जो रेगुलर अरेंजमेंट वैसे तो है ही नहीं, अगर है भी तो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक है, ज़्यादा डिस्टेंस तक आपका रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो नहीं होता है अमॉर्फस सॉलिड में। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो कि इरेगुलर अरेंजमेंट है, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट है। अमॉर्फस सॉलिड में क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो ये ना एक रेंज के ऊपर मेल्ट करता है। जब आप अमॉर्फस सॉलिड को हीट करते हैं तो उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है अगर आपने एक बार हीट करा अमॉर्फस सॉलिड को, फर्स्ट टाइम हीट करा तो लेट अस से कि 78 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो गया। सेकेंड टाइम उसी क्वांटिटी को लेके आप हीट कर रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट जो है कितनी भी क्वांटिटी के साथ हीट कर लीजिए वो उसी टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं, एक बार 78 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हुआ, दूसरी बार करा तो 79 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हुआ, तीसरी बार करा तो 80 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हुआ। तो इसका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। हम बोलेंगे कि वो 78 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका मेल्ट होता है, तो दैट इज़ रेंज। रेंज का मतलब है कि एक शार्प वैल्यू नहीं होती, एक ब्रैकेट में नंबर्स दिए होते हैं, उसके विद इन आपका मेल्ट करता है, ठीक है। वेराज क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, पहली बार मेल्ट करा तो 78 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरी बार मेल्ट करा तो भी 78 डिग्री सेल्सियस पे, तीसरी बार मेल्ट करा तो भी 78 डिग्री सेल्सियस पे। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, इसका रेंज होता है, ठीक है। इसके बाद इनके दो सर्फेसेस इरेगुलर है। जब आप अमॉर्फस सॉलिड को ब्रेक करेंगे तो आपके जो सर्फेसेस आएंगे वो इरेगुलर शेप में आएंगे। वेराज जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को दो पीसेस में ब्रेक करोगे तो बिल्कुल स्मूथ पैरेलल सरफेस रेगुलर शेप में आएंगे, एक प्लेन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इरेगुलर सरफेस मिलेंगे। इसके बाद अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि आपका हर डायरेक्शन में एक फिजिकल प्रॉपर्टी की सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती है इन ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट वैल्यू देने वाली है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है एनिसोट्रॉपिक शो करते हैं, ठीक है, और ये आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जैसे अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है ना, एक रेगुलर अरेंजमेंट है।
अब इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो सारे ए एटम्स मिल रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक रेड एक ब्लू एक रेड एक ब्लू इस तरीके से मिल रहे हैं। इधर जाओगे तो अलग पैटर्न फॉलो होगा, इधर जाओगे तो अलग एटम्स मिलेंगे। तो जिनकी वजह से हम क्या बोलते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रॉपी नेचर के होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपी नेचर के होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं, ये प्योर सॉलिड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सुपर कूल लिक्विड विच इज़ योर ग्लास। ग्लास क्या है, सुपर कूल लिक्विड है, एक अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं। अब ये एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए और आपसे पूछा हुआ है इनको क्लासीफाई करना है एज योर अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। So we have polyurethane, naphthalene, benzoic acid, Teflon, potassium nitrate, cellophane, polyvinyl chloride, fiberglass and copper। तो यहाँ पे इन सारे एग्जाम्पल्स को आप याद कर सकते हैं। सिर्फ ये याद कर लो कि बेंजोइक एसिड एंड पोटेशियम नाइट्रेट एंड कॉपर ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और आपके बाकी रेस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर योर अमॉर्फस सॉलिड्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स कई बार आपके नाम से आपको देखने से समझ आता है कि ये तो क्रिस्टलाइन है बट वो निकलता अमॉर्फस है, तो इसमें आपको मैं बोलूँगी कि लर्न कर लीजिए, ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, लर्न कर लीजिए, ठीक है। कई बार आपको लगेगा कि ग्लास जो है वो तो क्रिस्टलाइन नेचर का होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कैसी है और उस पर वो फिर हम बेसिकली बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस तरीके से करना है, आई होप इट्स वेरी क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनके बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस तरीके के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उन बेसिस पे हम उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थे, आयनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो उस पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से एटम्स हैं उसके अंदर और किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके अंदर है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपकी फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें कॉपर मेटल की, तो कॉपर मेटल का जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है वो क्या होगा, कॉपर, जिससे वो बना है वो उसका कॉन्स्टेंट पार्टिकल है। एक पार्टिकल जो है वो एक एटम भी हो सकता है, एक आयन भी हो सकता है और एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो ये वाली बात होगी। ऐसे NaCl जो सॉलिड है वहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हो जाएंगे Na पॉजिटिव आयंस एंड Cl माइनस आयंस हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो बस वही वाली बात है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनको फर्दर हम नॉन पोलर सॉलिड्स में, पोलर सॉलिड्स में और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसका मतलब जो इंट्रैक्शंस है आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, उनका जो नेचर है दैट विल बी नॉन पोलर नेचर। और उनके बीच में जब नॉन पोलर नेचर का जो चीज़ें होती है उनके बीच में वैंडरवाल इंट्रैक्शंस होती है, वीक, बहुत ज़्यादा वीक, या फिर इन्हीं को हम लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, नॉन पोलर नेचर के होने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं Cl2, H2, I2, यहाँ पे आयोडीन और आयोडीन के बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉन्ड में है, तो यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो आपके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि वो भी नॉन पोलैरिटी दिखाते हैं। तो जैसे नोबल गैसेस आर्गन और हीलियम, ये भी आपके एटम्स जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस दिखाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, जैसे वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन इनके अंदर हो रही होते हैं, ठीक है। सो इन दीज सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय जो I2 मॉलिक्यूल है, ये एक I2 मॉलिक्यूल, ये दूसरा I2 मॉलिक्यूल, ये तीसरा I2 मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे I2 मॉलिक्यूल्स होंगे और वो I2 सॉलिड बना रहे होंगे, है ना। तो ये जो I2 मॉलिक्यूल्स एक सॉलिड के अंदर है, सपोज करो 1 मोल भी हमने ले लिया, तो 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 I2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इनके अंदर जो सॉर्ट ऑफ इंट्रैक्शंस होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, इन I2 मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस होंगी। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनके अंदर कोई भी आयन या फ्री चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है,
जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई सॉलिड कंडक्टिंग नेचर का है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई मोबाइल चार्ज पार्टिकल्स होंगे। कोई चार्ज पार्टिकल्स अगर मूव करेंगे तो ही वो क्या होगा, वो कंडक्ट करेगा। बट I2 सॉलिड में अगर हम बात करें तो I2 तो नॉन पोलर नेचर का है, तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, तो वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग नेचर का होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये सॉफ्ट होते हैं जिनकी वजह से इंट्रैक्शंस वीक होते हैं ना, अगर I2 मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शंस वीक है तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड यूजुअली दे आर लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस या फिर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जब आप टेम्परेचर को नीचे लेके जाते हैं और कम करते हैं तो फिर वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद देन वी हैव पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो आपके पोलर नेचर के होंगे, जैसे HCl, SO2, ठीक है, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो HCl में अगर हम बात करते हैं तो H और Cl being more electronegative takes the bonded electron towards itself, जिसकी वजह से Cl पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर आपको कभी भी डिफ्रेंशिएशन करने में आ जाए कि बताओ ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ही होगी, तो फिर वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ऐसे अगर हम बात करते हैं SO2 के, तो SO2 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखता है और SO2 में आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये वाला होता है। SO2 एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर आपका क्या होता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो SO2 किस कैटेगरी में लाई करेगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वाली कैटेगरी में लाई करेगा। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट CO2, तो CO2 की अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव। CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इनके डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट नेचर के होते हैं, तो इसका जो न्यू नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, 0। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है, चाहे उसके अंदर जो बॉन्ड्स है वो पार्शली चार्ज्ड है, लेकिन अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में जाएगा, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में जाएगा। तो CO2 क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, लेकिन SO2 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो HCl सॉलिड अगर हम लेते हैं तो उनमें किस तरीके से इंट्रैक्शंस होते हैं। तो HCl यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, दूसरा HCl भी होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, तो ये भी एक डाइपोल है और ये भी एक डाइपोल है। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, दो डाइपोल्स के बीच में कैसी तरीके की इंट्रैक्शंस होंगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, चार्ज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस विच आर स्ट्रॉन्गर इन नेचर, वो एग्जिस्ट करती है और नेचर इनका सॉफ्ट रहता है। और यहाँ पे भी कोई चार्ज पार्टिकल्स, कंप्लीटली चार्ज पार्टिकल नहीं है। आपका जो सॉलिड होगा वो कंडक्टिंग नेचर का तब होगा जब प्योर कीटाइन या प्योर एनाइन फॉर्म होगा या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करा होगा। तो यहाँ पे प्योर कीटाइन या प्योर एनाइन तो नहीं है ना, तो ये चार्ज तो है बट प्योर कीटाइन और प्योर एनाइन नहीं है, इसलिए ये भी नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें बेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी होती है। तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी होंगी तो वो कंडक्टिंग नेचर का होगा, ठीक है। सो दे आर हायर इन मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, बिकॉज यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस है और यहाँ पे वीक डिस्पोजन इंट्रैक्शंस थी, ठीक है। ओके, येट दे आर गैसेस एंड लिक्विड्स, ये भी इंट्रैक्शंस बेटर है बट स्टिल दे आर गैसेस एंड लिक्विड इन नेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो HCl यूजुअली गैस में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके, टेम्परेचर को लो और प्रेशर को हाई करके आप उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड SO2 और अमोनिया जिनके डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, अमोनिया की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, तो इसका सॉलिड स्टेट क्या हो जाएगा, फिर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, वो वाले पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, वो वाले पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स
which have tendency to form हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो वाले सॉलिड्स हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोले जाएंगे। तो वो वाले पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके पास टेंडेंसी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल HF, ये एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, ठीक है, बट दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ लगा होता है तो वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दिखा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। HCl में पोलैरिटी है, ठीक है, HCl में पोलैरिटी है, बट HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है ना। सो ये जो होगा ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो HF क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और HCl क्या है, आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आई बात समझ में, ठीक है। सो हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड वो फॉर्म करता है, जैसे वाटर, ठीक है, वाटर, क्लियर है, ठीक है। और ये भी क्या है, नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। जो सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करें ये भी नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। ओके, दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स और दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स अंडर द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड वाली कैटेगरी खत्म हो गई। अब हमें जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करनी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, अगर आपको टेबल याद है तो अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया इस टेबल में से, हमने अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंशिएशन खत्म कर ली। इसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की ये तीनों चीज़ें हमने खत्म कर ली। अभी हमें मेटालिक, आयनिक और कोवलेंट सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, दैट इज आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, आयंस होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे पहली बार। सच सॉलिड्स आर फॉर्म्ड इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ऑब्वियसली 3D आपका सॉलिड बनेगा, हर डायरेक्शन में होगा। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किसकी होगी, आयंस की होगी। आयंस दो तरीके के होते हैं, केटायंस वो चीज़ें जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जैसे Na पॉजिटिव, एंड एनायंस जैसे Cl माइनस। तो NaCl का जो क्रिस्टल है, जो नमक है, वो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और इन आयंस के बीच में क्या होती है, कौन सी तरह की इंट्रैक्शंस होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस होती है। दे आर हार्ड, ब्रिटल इन नेचर, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नमक को ऐसे ही मेल्ट हो जाता है क्या, नमक बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अच्छा, अगर सॉलिड स्टेट में आप कंसिडर करते हो तो आयंस फ्री नहीं होते, तो सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। बट यहीं पे आप आयनिक सॉलिड को मोल्टन स्टेट में ले जाओ या फिर मेल्ट कर दो या फिर उसको एक्वा स्टेट में कन्वर्ट कर दो, तब वहाँ पे आयंस जनरेट होते हैं। फ्री आयंस फिर मूव करते हैं तो कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में तो आयंस फ्री नहीं होते हैं, पहली बात, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर की तरह ही काम करते हैं एंड इन द सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर आप मोल्टन स्टेट या फिर डिजॉल्व इन वाटर एक्वा स्टेट में लेके आते हो तो आयंस बन जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड, इसके बाद मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड हो गया। अब मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेटल्स विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। अब इन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो थोड़ी सी भी आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं वो कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड दे आर इवनली स्प्रेड, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होते हैं और ये मूव कर सकते हैं, मोबाइल मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं और पूरे क्रिस्टल लैटिस में इवनली स्प्रेड हो जाते हैं। ईच मेटल एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से सरफेस पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है, मतलब पूरा मेटल जो है इलेक्ट्रॉन से कवर हो जाता है सरफेस उसका। और यही फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फिर आपके कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं उनकी हाई कंडक्टिविटी एंड हाई थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयंस आपके जनरेट हो जाते हैं। When heat is applied, one portion is melt and thermal energy is uniformly spread through the free electrons. Metals are highly malleable and ductile in nature. Malleable मतलब शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ductile मतलब उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर मेटल प्लेट, ठीक है। तो एक तरफ से जब आप मेल्ट करते हो वो मेल्ट हो जाएंगे, फिर वो थर्मल एनर्जी दूसरे पोर्शन पे जाएगी। जैसे चम्मच को गैस के पास रखो तो पीछे तक आपकी क्या आ जाती है, हीट आ जाती है, ठीक है। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन थर्मल एनर्जीज को आपका ट्रांसफ़र करते हैं बैक साइड तक। इसके बाद कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं। तो कोवलेंट सॉलिड्स में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है। सो वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नॉन मेटल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट सॉलिड्स। तो यूजुअली जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। तो नॉन मेटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोवलेंट सॉलिड बनाते हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफ़ी जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, देयरफॉर दे आर हेल्ड स्ट्रांगली एट देयर पोजीशंस। जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। हम जानते हैं ये चीज़, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ है। और इसकी वजह से ये जो एटम्स है वो स्ट्रांगली अपनी पोजीशन पे हेल्ड होते हैं। दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स बीच में जो है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस होती है, ठीक है। इंट्रैक्शन मतलब ओवरलैपिंग होती है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड्स। एंड दे डिकम्पोजेस बिफोर द मेल्टिंग, इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचने से पहले ही वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो वाली बात है। इंसुलेटर्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस नहीं होते। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आपके टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं इन सॉलिड्स के। डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सॉलिड। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और आपसे पूछा इसको क्लासीफाई करने के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड का भी एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट भी आपका जो एक्सेप्शन है यहाँ पे वो ग्रेफाइट का है। यूजुअली जो आपके कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके दिए गए थे। अगर आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज देखेंगे या इंटेक्स क्वेश्चन देखेंगे उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और आपको बोला हुआ है कि क्लासीफाई करो ये कौन से तरीके का सॉलिड है, जिसमें एक सिलिकॉन कार्बाइड भी था, सिलिकॉन कार्बाइड वाला एग्जाम्पल था, है ना। आपके जिंक सल्फेट वाला एग्जाम्पल था, जिंक सल्फेट वाला सॉलिड, सोडियम क्लोराइड वाला एग्जाम्पल था, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे जैसे SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, I2H2 ये वाले एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। तो आपको पता है जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो कोवलेंट सॉलिड है, जिंक सल्फेट आयनिक सॉलिड है, ठीक है, SiO2 कोवलेंट सॉलिड है, सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो SiO2 कोवलेंट सॉलिड है। कोवलेंट सॉलिड्स को नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं। NaCl आयनिक सॉलिड है, I2 मॉलिक्यूलर सॉलिड है और स्पेसिफाई कर सकते हो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। वाटर की अगर हम बात करें या आइस की बात करें तो वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी की बैक साइज में दिए हुए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या था, वो ही आपका एक एक्सेप्शन है जहाँ पे हम इसको कंडक्टिंग नेचर का होता है और ये सॉफ्ट भी होता है। ग्रेफाइट में हर जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके लेयर्स में घूमता जाता है। इस तरीके से ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब हर कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाता है। अब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसके एक वेकेंट p ऑर्बिटल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता रहता है इस लेयर में, ऐसे यहाँ पे भी मूव करता रहेगा। तो ये लेयर स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एक आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है और लुब्रिकेंट की तरह भी काम करते हैं क्योंकि एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे मूव करते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिंग नेचर का होता है। हर कार्बन यहाँ पे क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। आ रही है बात समझ में। सो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो कार्बन्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट लेयर्स होता है एंड ईच एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 3 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स, ठीक है। हर कार्बन एटम नेक्स्ट 3 एटम से जुड़ा होता है। जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, जो 4th लास्ट इलेक्ट्रॉन है 2 लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है और ये फ्रीली मूव करता है जिसकी वजह से यहाँ पे ये ग्रेफाइट गुड कंडक्टर की तरह भी काम करता है।
क्लियर है? जो पेंसिल होती है उसके आगे की जो निब होती है जिससे आप लिखते हो वो ग्रेफाइट ही है। बोलते हैं उसको लेड है, बट लेड नहीं है, वो ग्रेफाइट है। तो इसलिए बोलते हैं जब भी सॉकेट को खोलना होता है तो पेंसिल मत डाला करो, वो ग्रेफाइट है। पेंसिल का डालना है तो उल्टा पोर्शन डालो जहाँ से वुड है, ठीक है। सो ग्रेफाइट कंडक्टिंग नेचर का होता है, पेंसिल कभी भी मत डालना सीधे उससे आपके सॉकेट्स के अंदर। हमेशा पेन से सॉकेट खोलो, या फिर आ रही है बात समझ में? कई बार ये सॉकेट जो होते हैं वो बंद होते हैं, तो हम यहाँ पे पेंसिल डाल के सॉकेट को खोलते हैं और फिर इस तरीके से फिर अपना डिवाइस लगाते हैं, ठीक है। तो पेंसिल डाल के मत करा करो, वो ग्रेफाइट होता है। इसके बाद डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड ओवर द अदर, दिस मेक्स द ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड कैन एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। ये आपकी पूरी टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है। अब हमने जो भी चीज़ करी है उसको समराइज़ करके कर दिया गया है। आपने पढ़ा है आपके जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं। मॉलिकुलर को फिर हमने नॉन पोलर, पोलर और आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स में कैटेगराइज करा हुआ है। नॉन पोलर में जो आपके मॉलिक्यूल्स थे वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, और इनके बीच में डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस या फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही थी। जो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स थे यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस थे, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी प्रेजेंट होती थी। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में एटम्स होते थे, जैसे नोबल एटम्स जैसे हीलियम और आर्गन, या फिर वो वाले एटम्स जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है। अब CCl4 की बात करते हैं तो CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो है, परफेक्टली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। H2I2 CO2 ये सारे क्या है? नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है। इन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स जैसे HCl और SO2 आ जाता है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। वाटर भी ले सकते हो, यहाँ पे HF भी ले सकते हो, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स होंगे। इनका नेचर क्या है? ये भी सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट, ये इंसुलेटर इंसुलेटर इंसुलेटर। और यहाँ पे अगर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो सबसे पुअर इंट्रैक्शंस आपके नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। फिर इनका लो एंड लो हो गया बात। इसके बाद आयनिक सॉलिड्स वाली बात आती है, तो आयनिक सॉलिड्स में आयंस होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आयंस के बीच में जो इंट्रैक्शंस होती है या तो उन्हें कोलम्बिक इंट्रैक्शंस बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल्स NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं। इनका नेचर क्या होगा? ये हार्ड और ब्रिटल नेचर के होते हैं। इंसुलेटर की तरह काम करते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन मोल्टन स्टेट में लेके जाओ या एक्वा स्टेट में लेके जाओ तो वो कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि मोल्टन और एक्वा स्टेट में वहाँ पे फ्री आयंस जनरेट होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एग्जाम्पल नमक याद कर सकते हो। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आई थी दैट वाज मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स में पॉजिटिव मेटल आयंस विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो मेटालिक बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल आयरन का सॉलिड, कॉपर सॉलिड, मेटल सिल्वर का जो मेटल प्लेट होता है या मैग्नीशियम मेटल होता है। इनका नेचर हार्ड, मेलेबल और डक्टाइल नेचर का होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद कोवलेंट और आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की बात करें, तो यहाँ पे एटम्स होंगे यूजुअली आपके नॉन मेटल से यहाँ पे कोवलेंट सॉलिड बना रहे होते हैं। इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसे हम क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन और आपका AIN और कार्बन ग्रेफाइट। सिर्फ कार्बन ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है और कंडक्टिंग नेचर का है। रेस्ट जितने भी आपके कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स है वो हार्ड, इंसुलेटर और इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पूरी कैटेगरी है, ये आपका पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ योर क्रिस्टल्स। इसके बाद आपका पॉइंट आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते कैसे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज का टॉपिक हम छोटा ही रखते हैं जिसमें हमने क्लासिफिकेशन वाला पार्ट करा है। अभी कल से जो भी आपको वीडियो मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगी, उसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब समझेंगे और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते कैसे हैं उसको हम समझेंगे। उसी वीडियो में मैं आपको वॉइड बता दूंगी और उसी वीडियो में मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी वाली बात बता दूंगी, डेंसिटी के फॉर्मूलेस बता देंगे और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे, जिसमें आज हमने पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ योर सॉलिड स्टेट की बात करिए। यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो तो एक तो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स देके आपको ये बोल सकते हैं कि बताइए ये सॉलिड किस तरीके का है, इसको किस कैटेगरी में डालेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पूछ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देके ये बता सकते हैं कि बताओ ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमॉर्फस सॉलिड है, तो एग्जाम्पल्स ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। सो विल मीट यू इन पार्ट 2, जहाँ पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन देखेंगे,
वॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।